अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, सी फैब 3 एफपीएम का जो है वो हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। दिसंबर 23 जून 24 के स्टूडेंट से मुखातिब हैं आज। आज का एजेंडा क्या होगा जी? पहले हम ज़रा सिलेबस पे बात करेंगे, ग्रेड पे बात करेंगे, कुछ लर्निंग आउटकम से बात करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा जो एफपीएम है, जिस जो अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 अटेम्प्ट हो चुकी हैं इस अपडेटेड जिसे कहते हैं कि पेपर को, तो इसका पुराने पेपर से क्या लिंक है? वालेकुम सलाम हाफिज साहब। बिल्कुल, अभी हम देखते हैं चीज़ों को। और इसके अलावा ये कि एफपीएम में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो सारी बातें आएंगी जो बीएमएस में हम शायद नहीं भी रखते थे तो मसला नहीं था, मगर एफपीएम में किन बातों को ज़्यादा सही तरीके से देखना होगा उसको देखेंगे। ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर एक हमारा हॉट इशू चल रहा है कि दिसंबर 23 से एक्सपेक्टेड है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो आ जाएगा, जैसे एमएसए 2 में आया। तो मेरा खुद भी अलहमदिल्ला एक्सपीरियंस रहा है एमएसए 2 में ऑनलाइन एग्जाम के लिए पढ़ाने का, क्योंकि अभी जून 23 में एमएसए 2 ऑनलाइन हुआ है। सर अरीब जो मेरे साथ होते हैं, सर अरीब को भी मैं अभी जो है ना थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। सर अरीब तो मैं फिर सर अरीब से भी आपको जो है वो मिलवाता हूँ। तो सर अरीब का एमएस7 में अगेन ऑनलाइन एग्जाम का तजुर्बा रहा है, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना क्या कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड भी हम यहाँ गाइड करे होंगे। आईका की एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर सर अरीब भी बात करेंगे, कुछ मैं बात करूंगा। स्टाइल ऑफ एग्जाम क्वेश्चन के एग्जाम क्वेश्चन कि आप किस तरह के सवाल आने का चांस है, और पिछली 3 अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने किस तरह का एक डिफरेंस फील किया है कम्पेयर टू ओल्ड स्कीम, वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। एसपीएम की तैयारी जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे कैटर करेंगे। जो लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, हमने उनके लिए भी एक सेगमेंट रखा है कि आप किन बातों का ख्याल रखें और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एसपीएम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम हमारे साथ करते हैं तो हमारी क्या अप्रोच होगी, और अगर आप सेल्फ स्टडी पे जाते हैं और हमारे साथ नहीं करते, लेट से खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं विद फॉर एनी रीजन, तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए। हमारा रोल क्या है जी? एसटी एकेडमी आपको किन किन स्टेप्स में हेल्प कर रही होगी, मैं और सर अरीब जो है किस तरीके से करा लेंगे, हम आगे बात करते हैं। प्लान फॉर टीचिंग, हमारा प्लान क्या है? एक प्लानर बहुत अच्छा सा बना हुआ है एक्सेल फाइल, वो अभी हम शेयर करेंगे। सर अरीब ने इसमें काफ़ी रिसर्च करके रखी है, मैंने भी इस पर अगेन पिछले 2 अटेम्प्ट से जब से हम पढ़ा रहे हैं हमने इसको जो है काफ़ी एक अच्छे लेवल पे लेके गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम अलाउ करता है, तो न्यू स्कीम और पुरानी स्कीम का कंपेरिजन। ये वैसे तो हम हमेशा कराते हैं, बट आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और रेलिवेंट होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को खुल के सामने आ रहे हैं ये बातें कि वाकई जो पुरानी स्कीम थी उसमें और नई स्कीम जो है इसमें ठीक ठाक फर्क है अप्रोच में। ठीक है जी। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ज़रा चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। अगेन सऊद तारिक मेरा नाम है। थोड़ा सा मैं क्विक क्विक बात करूँगा, बीएफडी में डिटेल इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है वेडनेसडे की क्लास में। मैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कम्प्लीट किया, 8 में मैंने अपना ए लेवल्स कम्प्लीट किया, 10 में मैंने अपना एसीसीए भी उसी वक्त कंप्लीट कर लिया इनिशियल लेवल पे। और फिर उसके बाद मैं एसीसीए करने के बाद सीए में आया, एग्जाम्शंस कुछ थी वहाँ क्लेम की। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2014 जो क्या कहते हैं का दिसंबर था, या 2015 का स्टार्ट आप कह लें, उसमें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। केपीएमजी तासीर हाजिन कोर्स में मेरी आर्टिकलशिप है। और 2015 में सीए क्वालिफाई करने के बाद भी मैं केपीएमजी में ही क्या कहते हैं एसोसिएटेड रहा। और 2017 में मैंने केपीएमजी छोड़ी, 2018 में कुछ टाइम इंडस्ट्री किया, और आज 2018 से लेके 2022-23 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी फर्म रन करता हूँ एसटी एंड को के नाम से। एसटी एंड को के नाम से जो है फर्म रन कर रहा हूँ, जिसमें अकाउंटिंग, एडवाइजरी, टैक्सेशन और सब सारी एक्टिविटीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की जाती है। इंटरनल ऑडिट, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सब चीज़ें। टीचिंग रिलेटेड अगर बात की जाए तो टीचिंग का जो है वो अगर मैं बिल्कुल दो इसमें बांट दूँ तो 2005 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। 2005 से लेकर 2014 तक मैंने ओ लेवल्स को टीच किया है, ए लेवल्स के काफ़ी पेपर्स टीच किए हैं, एसीसीए के कुछ पेपर्स जो हैं वो मैंने पढ़ाए हैं। और इन 9 सालों को मैं कहूँगा कि एक अच्छी बेस बनी टीचिंग की। 2014 जो है वो द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई टीचिंग करियर, जहाँ मैंने सीए फाइनल को पढ़ाना शुरू किया। सीए फाइनल का एक पेपर था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं डिफरेंट पेपर पढ़ाता था, थ्योरी भी पढ़ाता था और प्रैक्टिकली पढ़ाता था। थ्योरी भी पढ़ाता था, प्रैक्टिकली पढ़ाता था। इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ओ लेवल्स का भी पढ़ाया, ए लेवल्स का भी पढ़ाया। इनफैक्ट मैंने पाक स्टडीज इस्लामिया भी पढ़ाया एक ज़माने में। तो यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाते थे। फिर 2014 में जब मैं सीए में आया तो मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया कैलकुलेशन वाले पेपर पे, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं होता था। और सीए फाइनल के मैथ्स से स्टार्ट किया। और आज 2023 में अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बी एफ डी सी का 4 पढ़ाता हूँ। इसके अलावा कैफ का कॉस्टिंग, कैफ का एक नया पेपर आया एमएफए। और इसके अलावा सी फैब 3 एफपीएम। सर ये आपने बाद में क्यों लिखा है मैं बताऊंगा। और एमएसए 2, ये 3 पेपर जो है मैं पूरे पूरे पढ़ाता हूँ 100%। और ये 2 पेपर मैं ज्वाइन कराता हूँ। सी फैब 3 में मेरे साथ होते हैं, अगर बात की जाए तो एक मैं 1/3 एरिया पढ़ा रहा हूँ,
और 2/3 एरिया हमारे पास पढ़ाते हैं सर हाफिज अली, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और माशाल्लाह मेरी तरह सीए और एसीसीए दोनों क्वालिफाइड है, डबल क्वालिफाइड है मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और MSA 1 का भी अच्छा खासा एरिया ये देख रहे होते हैं। और 2 अटेम्प्ट से हम अल्लाह का शुक्र है कि CFAP 2 पढ़ा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि स्टूडेंट्स का बड़ा मुनासिब फीडबैक रहा। तो ये थोड़ी सी मैंने कहा एक इंट्रोडक्शन हो जाए। बाकी सर अरीब हमें अभी रास्ते में थे, उनकी आज क्या कहते हैं PC में एक ट्रेनिंग थी उनका, उसके बावजूद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं सर आपने जो है ना आज की क्लास में आना है। तो बस वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तो वो हमें इंशाल्लाह जल्द ही कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारा एजेंडा है आज का। पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रिड से। अच्छा देखें जी, एक मेरे पास एक्सेल की फाइल भी पड़ी है, मैं ज़रा चाहूँगा एक्सेल की फाइल भी आपको जो है वो दिखा दूँ 1 मिनट के साथ, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो अलाइन रहें। एक मैं एक्सेल की फाइल भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें एक्सेल की फाइल आपकी स्क्रीन पे आ रही है। बड़ी जैसे मैंने कहा ना कि रिसर्च हुई हुई है इस पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आई होप ये सबको एक्सेल की फाइल नजर आ रही है हमें स्क्रीन पे, ठीक है जी। अच्छा एक कंपैरिजन हो जाए पहले पुरानी और नई स्कीम का, ताकि हमारे जहन में बात आ जाए। और मैंने आज आपके लिए एक और काम भी किया हुआ है, एग्जामिनर कमेंट भी रखे हुए हैं कि एग्जामिनर ने क्या फील किया है, कि हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। एग्जामिनर ने 2022 की एग्जामिनर कमेंट्स दोनों सालों की मौजूद है, 22-23 की अभी नहीं आई, जून 23 की। तो विंटर 2022 और समर 2022 ये 2 अटेम्प्ट जिसमें ये CFAP 3 हुआ है, जिसमें ये SPM हुआ है, ठीक है, SPM हुआ है। तो वो एक आपको जो है इंशाल्लाह एग्जामिनर कमेंट भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, ठीक है। मगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो ऑलरेडी रिसर्च बेस्ड है हमारी, वो ये देख लें ग्रिड, ठीक है जी। ग्रिड क्या कह रही है? ग्रिड ये कह रही है हमारी कि भाई ये मैंने आपके सामने लेफ्ट हैंड पे रखी हुई है नई ग्रिड जो ब्लू से नजर आ रही है। 1 मिनट यार, 1 मिनट रुकिए, नाराज क्यों हो रहा है ये हमारा? अच्छा वो जेन्युइन वर्जन ले आएंगे, बाद में लेके आते हैं। ये आ गई आपके पास एक्सेल शीट बन सके, ठीक है जी। ये देखिएगा एक्सेल शीट आपके पास आ चुकी है आई होप। और हाँ, तो आप देखें लेफ्ट हैंड पे ये है SPM, ठीक है ना। इसको मैं अगर कहते हैं तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, ठीक है। ये SPM की ग्रिड है और ये जो ग्रिड थी ना, ये आपकी ग्रिड है BMS की, ठीक है। इसको बल्कि हम ऐसे ही बढ़ा देते हैं वरना वो नाराज हो जाएगा। अच्छा अब आप जरा गौर करें दोनों ग्रिड को, एक कंपैरिजन जल्दी से कर लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का कैसे रूल है उस पर भी बात करनी है, अप्रोच पर भी बात करनी है, ठीक है जी। आप अगर गौर करें ग्रिड A फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी, आई होप ये आपको नजर आ रहा है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से आपको आसानी हो जाएगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो पहले इसकी वेटेज थी 35 से 40 पुरानी स्कीम में, स्ट्रेटजी वाली ग्रेड की। आज इसकी वेटेज हो गई है कम, क्योंकि 25 से 30 देख रहे हैं ये ग्रेड जो परसेंटेज है गिर गया, ठीक है। अच्छा मैं चेंजेस से बात करना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर का मिजाज क्या है, क्यों ऐसा हुआ है मैं वजह भी बताऊंगा। अच्छा स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का दौर चल रहा है जी। पहले ग्रेड थी 15 से 20 मार्क की, ये ग्रेड हो गई 10 से 15 मार्क की। अरे ये ग्रेड भी गिर गई, ये ग्रेड भी गिर गई। फिर ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग पहले अलग था, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग अलग था। तो इसकी जो ग्रेड थी वो कितने मार्क की थी? इसकी जो ग्रेड थी वो 15 से 20 मार्क की, 15 से 20 मार्क की और 15 से 20 मार्क की। एग्जामिनर ने इस बार क्या किया कि इसको मर्ज कर दिया है, मार्केटिंग सप्लाई चेन HR ये कितने मार्क का करके 25 से 30 मार्क। अच्छा थोड़ा देखा जाए तो ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया कि 15 से 20 बनता है 30 से 40 मार्क, और ये 25 से 30 पे ले आया। अब आप देखें उसके बाद गया कहाँ ये एथिक्स का एरिया, एथिक्स का एरिया भी 15 से 20 मार्क, एथिक्स का एरिया भी 10 से 15 मार्क। तो अब आप अगर गौर करें एक नई ग्रेड का जन्म हुआ है, एक नई ग्रेड पैदा हुई है, एक नई ग्रेड आई है जो पहले नहीं थी। ये दिस इज द मेन थिंग। और क्यों ऐसा हुआ है? जो नई ग्रेड आई है वो कौन सी है जी? नई ग्रेड आई है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट, 15 से 25 मार्क की ग्रेड है ये। और जो लोग SPM को पेपर दे चुके हैं हम उनसे पूछिएगा, हर अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में इसका एक सवाल लाजमी आता है, गारंटीड सवाल है। आप देखें ये चीज यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी आपको। अच्छा ये पहले थी, सदरीब ने इस पर भी रिसर्च करके रखी हुई है, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया पहले भी था मगर वो पहले इसके अंदर था। ये देखें इन्होंने लिखा हुआ अभी A और D मर्ज थी, यानी कि जो D ग्रेड थी ये वाली D ग्रेड वो पहले A के साथ ही हल्का फुल्का चुन्ना सा मर्ज हुआ था, नाम में नहीं था, नाम में नहीं, नाम में वही आ रहा है स्ट्रेटेजी आ रहा है। मगर जब हम इसको डीप डाइव कर रहे थे तो हमें पता चला कि इसके जो 2 चैप्टर थे, देखें यहाँ 11 चैप्टर लिखे हुए या 9 चैप्टर। अच्छा मजे की बात ये कि पुरानी और नई दोनों स्कीम्स में अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स देखेंगे किताब में तो 20 है, ICAP का जो
बाइबल है। आई कैप का जो जिसे कहते हैं ना कि क्राइटेरिया है, आई कैप का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट चैप्टर वाइज देखा जाए तो सेम है। तो हमने इसको भी चेक किया कि यार यहाँ भी 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है, मगर आई कैप ने भी चेंजेस क्या किए थे, चैप्टर्स भी वही हैं। यहाँ एक चैप्टर है आईटी का, यहाँ भी एक चैप्टर है आईटी का, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं एथिक्स के 3 चैप्टर हैं, यहाँ भी एथिक्स के 3 चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग है, मिला के तीनों दो 5 चैप्टर बनते हैं, यहाँ भी तीनों दो मिला के 5 चैप्टर बनते हैं, ये ग्रेड मर्ज हुई है। तो असल जो फर्क था वो हमें नजर ये आया कि पहले जो था ना वो इसके अंदर मिलाया हुआ था इसने। ये देखें, ये जो 9 है ना, ये 9 और ये 2 11, सॉरी कलर मैं सेम रखता हूँ ताकि परेशानी ना हो। ये 9 और ये 11 देखें यहाँ था, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक नई ग्रेड आई है, और ये ऐसा क्यों हुआ है इसके पीछे मैं आपको लॉजिक देता हूँ। आप में से इंशाल्लाह हर बंदे को ये बात पता है कि MA2 अनलॉक करने के लिए कौन से 2 पेपर जरूरी है। अच्छा, ये मैं सारी बातें आज आप पहली क्लास में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, ये हमारे ध्यान में बैठ जाए कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट को अगर कोई कहता है कि मैं इसको छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये आपकी भूल है। ये तो लाडली ग्रेड है ये एसपीएम का। समझो एक मेन जो फर्क है एसपीएम और बीएमएस में, बहुत बड़ा फर्क ये है कि इसने ग्रेड को निकाल दिया यहाँ से, इसके अंदर से निकाल दिया। पहले 11 चैप्टर के अंदर दोनों चीजें थी, एओडी को मर्ज किया हुआ था और इसको कोई लिफ्ट नहीं मिलती थी, इसका सवाल भी नहीं आता था इतना, ठीक है। अब इसका सवाल आता है और इस पर बहुत अच्छा काम करना होता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका जवाब मैं आपको दूं, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसका जवाब मैं आपको कहां से दूं, इसका जवाब मैं आपको एमएसए से भी दे सकता हूं। अच्छा, मैं चले डायरेक्ट नहीं आता, मैं इस तरह चले आता हूँ। इसका जवाब ये रहा जो सर अरीफ ने अपनी स्लाइड में दिया है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें, मिला आपको, इसका जवाब ये देखें कि एक नई ग्रेड आ गई, ठीक है। ये देखें, इस पे ये बात हुई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, अब मैं इस पे बात करने वाला हूँ। अच्छा, सर अरीफ ने ज्वाइन कर लिया जी, जबरदस्त हो गई बात। अच्छा, 1 मिनट, सर अरीब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो सर अरीब को भी हम जरा 1 मिनट फौरन टाइम पे लेते हैं। अच्छा जी, सर आपने हमें ज्वाइन किया है किस नाम से आ रहा है हमारे पास आपका। 1 मिनट रुकेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि सर आ गए हैं तो हम सर को भी लाइन पे ले लें। जी सर, एक मैसेज करिएगा सर मुझे, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। मैं आपको अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप आगे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। के अंदर जो इस तरह के पेपर्स होते हैं आपके पास स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। और अगर मैं भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर की भी बात करूं तो मार्केट के अंदर आप लोग ने नॉर्मल फाइनेंस सुना होगा, जिसमें रिपोर्टिंग वाली चीज़ें होती हैं, आपके पास कंप्लाइंस एंगल्स होते हैं। एक आपके पास अब कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है कमर्शियल फाइनेंस का। तो मैं बेसिकली एबट से एसोसिएटेड हूँ कमर्शियल फाइनेंस फंक्शन के अंदर। इस फाइनेंस का काम होता है बिजनेस पार्टनरिंग रोल वाला। जब हम बिजनेस पार्टनरिंग रोल की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके एसपीएम जैसे सब्जेक्ट अलोंग विद योर फाइनेंशियल एनालिसिस स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स, टैक्स स्किल्स, कंप्लायंस स्किल्स कंबाइन हो रही होती हैं, बिकॉज दिस ऑल विल बी नीडेड टू सपोर्ट द बिजनेस। तो उसकी वजह से हमने एसपीएम वगैरह का कोर्स लॉन्च भी किया था, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल इंसाइट भी शेयर कर रहे होते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काम आ रही होती हैं। एसीसीए पे हमारे पास अच्छा क्वेश्चन बैंक मौजूद इसलिए होता है क्योंकि सर ने और मैंने दोनों ने एसीसीए अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, तो उससे हमारे पास एक लेवरेज होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वहाँ पे रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस पेपर को फर्दर सपोर्ट कर पा रहे होते हैं। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह अभी हम परस्यू करते हैं तो मैं आपको फर्दर पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा कि एसपीएम लाने का आईकैप के ऑब्जेक्टिव क्या था। अब अगर रीसेंट पेपर भी हम देखें तो शिफ्ट किस तरफ जा रहा है इस पेपर का, जो हमने हाईलाइट किया था अपने पहले सेशन के अंदर, दैट आईकैप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा टू ब्रिज द गैप बिटवीन एसपीएम एंड एमएसए2। क्योंकि वो गैप पहले बहुत वाइड था, वो पर्सपेक्टिव पहले बीएमएस के अंदर मौजूद नहीं था जो उसको चाहिए।
और वो क्या है आपके पास, एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम। आप थ्योरेटिकल वर्ल्ड से निकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आए, आप चीज़ों को रोट लर्निंग से निकल के उनकी एप्लीकेशन की तरफ आए। दैट विल हेल्प यू बोथ इन योर स्टडीज एज वेल एज इन योर प्रोफेशनल करियर। बाकी सर आप कंटिन्यू करें, देन फिर मैं उस सिनेरियो को कंपेयर करता हूँ। थैंक यू शरीफ, आप से मैं बिल्कुल जो हमारा एजेंडा है आगे उस पर जो है ना क्या कहते हैं आप उसको लेके चलिएगा। जो अप्रोच होगी उस पर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसमें आपका होगा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पे आपने आज सर बात करनी है, और एक्सपेक्टेशन वाली बात को हम मजीद आगे लेके जाते हैं। अच्छा सर अरीब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए सर अरीब ने एक बात कही कि MSA2, देखें मैं MSA2 खुद भी पढ़ा रहा हूँ सर फुरकान के साथ, जैसे मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से हम पढ़ा रहे हैं, हमारे काफी स्टूडेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन गए। MSA2 के अंदर जो है ना एक BFD का एरिया होता है, BM का एरिया होता है, ये जनरल थॉट है। मगर मैं आपको मजे की बताऊं, जब मैंने खुद भी MSA2 पढ़ाना शुरू किया ना, क्योंकि मैंने तो उस वक्त CA क्वालिफाई किया था जब MSA2 था ही नहीं ना, मैं तो मॉड्यूल F वाला बंदा हूं, मैं तो मॉड्यूल F पढ़ाता भी था। तो बाद में मुझे पता चला इसके अंदर एक एरिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, इसके अंदर जो है वो एक एरिया है COCG का, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसके अंदर एक एरिया है एथिक्स का, और इसके अंदर एक एरिया है टैक्सेशन का। और ये सारा का सारा जो अभी सर ने बात की कि एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड नहीं, थ्योरी बेस्ड नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड, तो आपको इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। अच्छा मजे की बात ये, अगर आप गौर करेंगे ना, एप्लीकेशन बेस्ड आपको आना चाहिए। अच्छा मजे की बात ये, अगर आप गौर करेंगे ना तो देखें BFD का पूरा एक पेपर है, एग्री करेंगे, BFD का पूरा एक पेपर है, CFAP 4 मैं खुद पढ़ाता हूँ, आपको पता है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह 100%। BM का भी एक एरिया था जो CFAP 3 था, पुराना ओल्ड BM की बात करो, ठीक है। मगर जो बच्चा फंसता था ना, जो प्रॉब्लम आती थी ना बच्चे को, वो आती थी यहाँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया कहीं था ही नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा नाम लूं, बैलेंस स्कोर कार्ड का नाम आपने सुना है? जो लोग BFD पढ़ते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं सुना होगा, ठीक है। रेहान बात करते हैं इस पे। और अगर क्या कहते हैं हम बिजनेस मैनेजमेंट में जाएं तो वहां भी बैलेंस स्कोर कार्ड का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, ना सवाल आता था ना लोगों को लिफ्ट कराते थे। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अगेन लोग इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे। तो कहने का मतलब है रेशियो एनालिसिस भी अगेन थोड़ा बहुत FFR में जो पढ़ा होता था उसकी बेस पे लोग जा रहे होते थे, CFAP 3 में नहीं पूछा जाता था। तो ये जो एरिया ना, जब हम मैं MSA2 में मजे की बात ये 2 एरिया मैं कराता हूँ, BFD एरिया भी मैं कराता हूँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया भी मैं कराता हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 1/3 हो जाता है। बाकी MSA2 का जो ये BM वाला पार्ट है, COCG एथिक्स और टैक्सेशन का पार्ट है, ये सर फुरकान कराते हैं जो हमारे साथ अलग एक फैकल्टी मेंबर है माशाल्लाह। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा गैप था। तो आप अगर गौर करें तो ये गैप जो था ना ये फिल करना था। तो इस गैप को फिल करने के लिए इसने क्या किया कि इसकी एक सेपरेट ग्रेड बना दी, जो D ग्रेड आई है, ये नई ग्रेड आई है, ये न्यू लर्निंग आउटकम है, ये सेपरेट ग्रेड बना दी गई है, इसके चैप्टर भी सेपरेट कर दिए गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था वो सेपरेट चैप्टर था मगर ग्रेड सेपरेट नहीं दी है। प्रीवियस जो मैंने सर ने जब पहला सेशन हमारा हुआ था CFAP 3 का, तो हम बैठे सर जोड़ के भाई हुआ क्या है, और कोई सेपरेट लर्निंग आउटकम भी नहीं था। अब आप देखिए सेपरेट लर्निंग आउटकम है, इंटरप्रेट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो आपसे कह रहे हैं भाई इंटरप्रेट करो, इंटरप्रिटेशन मीन रेशियो एनालिसिस आएगा, नॉन फाइनेंशियल को भी इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये एक नया एरिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया सब काम करते हैं, बाकी मैं करा रहा हूँ। एनालाइज द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़े मगर उससे बहुत आगे जाना है, बहुत ही आगे जाने रेशियो एनालिसिस से। और अप्लाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट और एक्टिविटी इंक्लूडिंग यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ये डेटा एनालिटिक्स का दौर है आजकल। तो डेटा एनालिटिक्स से हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स से अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें कहाँ होंगी, क्या होंगी। अच्छा एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो SPM आया है, ये SPM की इंपॉर्टेंस 2 है। अच्छा SPM के बारे में एक और बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली SPM के साथ एक वर्ड होता है सौतेला सलूक किया जाता है। स्टूडेंट इसको आखिर के 2 महीने पढ़ने की कोशिश करता है। आज भी आप देखें कि पहली क्लास में बहुत कम लोग आए, हालांकि BFD की पहली क्लास होती है अल्हम्दुलिल्लाह तो 100 से ऊपर का नंबर होता है, ठीक है, लाइव क्लास में। बट द पॉइंट इज के लोगों के दिन में ये बैठा हुआ है कि यार 2 महीने 3 महीने पढ़ेंगे हो जाएगा। अच्छा मजे की बात ये कि इसका कोर्स इतना बड़ा नहीं है, हो भी जाता है कभी कभार, मगर जब ये अटकने पे आता है तो प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा इसका पासिंग परसेंटेज अगर मैं आपको दिखाऊं ना, बिल्कुल ईमानदारी की बात बताऊं, देखिए इसका पासिंग परसेंटेज क्या है। इसका पासिंग परसेंटेज जो है ना समर 2022, सॉरी कहां गया, ये रहा समर 2022, ये देखें जी पासिंग परसेंटेज, कितना पासिंग परसेंटेज आ रहा है समर 2022 में, आप खुद देख लें अपनी आंखों से, 24%। ये जिन्होंने मेरा BFD का सेशन लिया था, मैंने बताया था BFD का ये वर्स्ट रनिंग था पिछले सालों में, 24%। यहाँ भी CFAP 3 में 24% बच्चा पास हो, यानी कि हर 4 में से एक बच्चा पास हो रहा है, हर 4 में से एक बच्चा पास, 4 लोगों का ग्रुप है, एक बंदा पास होगा। अच्छा विंटर 2022 में क्या हुआ, 26%, सिर्फ स्लाइड इंप्रूवमेंट आई है, स्लाइड इंप्रूवमेंट, एग्जामिनर भी कह रहे हैं मार्जिनल इंप्रूवमेंट आई है। तो कहने का मतलब है कि यार आप अगर इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस पर भी हमें आगे जाके बात करनी है। सर अरीब और मैं कल रात को बहुत डिटेल डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग ना शॉर्टकट पे आ गए हमारे आजकल,
हम कहते हैं CFAP3 20 घंटे में हो जाए, 25 घंटे में हो जाए, 30 घंटे में हो जाए, 10 घंटे में हो जाए, चुटकी बजाते ही हो जाए, फूक मारते ही हो जाए। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना यार। अगर 26% पासिंग परसेंटेज आ रहा है, 24% आ रहा है, तो यार इट इज टू लो। BFD का मामूली पासिंग परसेंट 30 में चल रहा होता है, कभी कभार मूड खराब होता है एग्जामिनर का तो 24 हो जाता है, 29 भी हो जाता है, मगर हमने 30 का 49 भी देखा है। अब आप देखो यहाँ पे देख लो 24 है, 26 आ रहा है, तो इट मीन्स कि हम लोग मिस कर रहे हैं बहुत सारी चीजें जो बीइंग अ स्टूडेंट हमें मिस नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वन ऑफ द एरिया जो नई और पुरानी स्कीम में हमने देखा कि भाई हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सेपरेट देना पड़ेगा, उसके पीछे वजह ये। अच्छा, CFAP3 की इंपॉर्टेंस ये, दो इंपॉर्टेंस CFAP3 की। पहली इंपॉर्टेंस CFAP3 की ये कि इसकी वजह से आपका MSA नहीं खुलता, पता है ना ये बात? एक इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से MSA खुलता ही नहीं है, ये अनलॉक MSA करने के लिए जरूरी है, यानी कि MSA अनलॉक ही नहीं होगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंस भी है कि ये हेल्प करता है MSA 2 में यार। अब आप खुद सोचो ना कि अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एरिया आपने यहाँ अच्छे से सीख लिया, मैं खुद आपको MSA 2 लेवल के सवाल CFAP3 में करवाऊंगा। जिन लोगों ने लास्ट टाइम हमसे पढ़ा है, आप उनसे पूछिएगा CFAP3 वालों को MSA लेवल के कुछ सवाल करवाए गए परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, ताकि आपका आइडिया हो जाए, ताकि आपका कैलिबर बढ़ जाए, ताकि आपका एक IQ बन जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात हो गई। अच्छा, तो दो बातें हुई कि एक तो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता जा रहा है MSA, तो इसकी वजह से हमारा CFAP3 भी आप लोगों ने अच्छा फीडबैक लिया है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने CFAP3 के बारे में किसी से पूछा हो, जून 23 का पेपर कैसा आया था? फीडबैक दें, क्या लगा, किसी से बात हुई है, आपने कभी दिया हो पेपर? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने खुद पेपर दिया या आपने फीडबैक लिया, मगर आप मुझे सिर्फ चैट के थ्रू बता दें कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, जो आपने सुना हो, या अगर आपने खुद से पेपर दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्या लगता है आपको? मतलब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने खुद दिया हुआ या अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप जो है ना वो कर रहे हैं। अनटेस्टेड एरिया एग्जामिनर ने टेस्ट किया है, मोहम्मद इस पर बात करेंगे। और नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट, अगर तीन मैं आपको चॉइसेस दूं, तो आपने अभी क्या सुना, या आपको क्या लगता है जब आप CFAP3 की क्लास में बैठे हो? ठीक है, एवरेज पेपर है, ओके ओके, थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही थी, ओके। एज पर योर फ्रेंड पेपर वॉज डिफिकल्ट, समझ ही नहीं आया क्या पूछा एग्जामिनर। अच्छा ठीक है, डिफिकल्ट है, फीडबैक से बता रहे हैं मार्क्स। कॉन्सेप्चुअल पेपर बहुत हो गया है, बिल्कुल सही बात की, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात की। और क्या सुना है आप लोगों ने? ये जितनी बातें आपने अभी तक बताई हैं मुझे बिल्कुल सही बताई हैं। इजी वाली बात मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगी, हाँ एवरेज कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं हमारी एनालिसिस क्या है। हमारी एनालिसिस ये है कि ये पेपर ना केस स्टडी बेस्ड हो गया है। पहले केस स्टडी बेस्ड पेपर नहीं था, अभी केस स्टडी हो गया। सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत प्यारी बात की है आपने, ये मैं आपको अभी प्रूव भी करता हूँ, ये बात एग्जामिनर भी कह रहे हो, पिछली 2-3 टाइम से यही हो रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब है CFAP3 MSA अनलॉक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और CFAP3 MSA 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी MSA 2 को पास करने में भी हेल्प करेगा और उस पर भी करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज दिखा दूं आपको, फिर मैं सर अरीब को जो है वो हैंड ओवर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारा एरिया मैंने ले लिया। यहाँ पे एक चीज बस मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें। अच्छा, ये एक हमारी एक्सेल की शीट है, मेरे ख्याल से सबके सामने आ गई है, वापस उस एक्सेल की शीट पे जा रहे हैं। ये देखें, सर सर अरीब ने एक पूरा ना एनालिसिस भी किया हुआ है। ये हमने पहली अटेम्प्ट का किया ना एनालिसिस, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, SPM और BMS, ठीक है जी, SPM और BMS। एक मिनट, अभी तो आज मेरे ख्याल से हमारा टाइम नहीं, तो इन्होंने, ये सर ने ये एनालिसिस किया था कि हुआ हो क्या रहा है एक्चुअली, एक्चुअली हो क्या रहा है। BMS और SPM को कंपेयर करें तो पहले सवाल कैसे आते थे और अब कैसे आ रहे हैं। पहले डायरेक्ट सवाल आते थे, अब डायरेक्ट नहीं आते, वो थोड़ा स्नैरियो बेस्ड आ रहे हैं। इस बार का पेपर भी आप देखेंगे तो आपको स्नैरियो बेस्ड लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्नैरियो लग, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का लग भी गया। अच्छा, ये देखें, पूरा एक प्लानर बनाया हुआ है सर अरीब ने कि हमें कितनी कितनी वेटेज देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कौन सा एरिया मैं करा रहा हूँ, कौन सा अरीब करा रहा हूँ, इसको पूरा होमवर्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। चैप्टर की सीक्वेंस हमारी क्या होगी, हम क्या सीक्वेंस से लेके चलेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। चैप्टर ये ICAP की सीक्वेंस है, स्टडी टेक्स्ट की, और ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है। और एक हम आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप अगर आप गौर करेंगे, हमने जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक डेडिकेटेड पोर्टल भी आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, जहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप ये भी देख लें, पोर्टल पूरा हमारा जो है ना एक डेडिकेटेड पोर्टल है अल्हम्दुलिल्लाह। CFAP3 पे आप जाएंगे तो ये आपको CFAP3 SPM का फुल कोर्स पूरा आपको जो है ना ये देखें, इंट्रोडक्शन है, फिर शॉर्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पूरा चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अच्छा, मेरा एरिया या सर अरीब का एरिया, जहाँ लिखा होगा मेरा नाम ST लिखा आ रहा होगा, ये ST लिखा आ रहा होगा, सर अरीब का एरिया है, वहाँ सर अरीब का नाम लिखा आ रहा है, कुछ नहीं लिखा तो सर अरीब का एरिया होगा।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कुछ जगहों में हमें लगता है सीक्वेंस आगे पीछे करनी है तो हम कर लेते हैं, मगर कोशिश करते हैं हम सीक्वेंस बिल्कुल वही है। तो ये डेडिकेटेड चीज़ें 90 आवर्स को ऑलमोस्ट हमारा जो है क्या कहते हैं पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स है, एंड आई गेस आई थिंक 90 आवर्स तो कम से कम देने चाहिए। ठीक है, अच्छा इस पेपर के साथ बस एक मसला है, मैं अप्रोच है बाद में बात करता हूँ। सर आप हमारे साथ हैं तो जी सर। जरा बिल्कुल सिस्टम बेस में, अच्छा सिस्टम बेस के लिए मैं एक बात कर लूँ, फिर मैं बिल्कुल सर अरीब को हैंड ओवर करता हूँ। देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, एक चीज़ आपको और दिखा दूँ। ये देखें, ये मेरे एससीएम का पोर्टल है ना, मैं आपको इसी बहाने पोर्टल पे एक चीज़ दिखा दूँ। देखें ये एमएसएडू का पोर्टल है, ठीक है, ये देखिएगा एमएसएडू के पोर्टल पे अगर आप गौर करें, ये पूरा एक डेडिकेटेड सा एरिया एमएसएडू की फैकल्टी में कौन कौन आ रहा है जी। सर मैं आ रहा हूँ, सर फुरकान आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब आप अगर गौर करेंगे ना, ये देखें हमने एमएसएडू वालों के लिए पूरा एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन रखे हुए आईकेएफ सॉफ्टवेयर। अच्छा ये ओपन फॉर ऑल भी है, आप चाहे तो खुद भी देख सकते, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चलना भी शुरू हो जाएगा। ये देखें 2020 का हमने सवाल, ये सर फुरकान ने कराया, अच्छा चलो ठीक है, मैंने कराया विंटर 2020 का बाकी पार्ट, फिर उसके अलावा ये पार्ट भी मैंने कराया, फिर ये सर फुरकान का एरिया, ये सर फुरकान का एरिया, ये एरिया मैंने कराया समर 2022 का, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे आ जाए, ये मैंने एरिया कराया। तो कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर पे हमारी ऑलरेडी एक रिसर्च हुई है। तो सॉफ्टवेयर पे हमारी रिसर्च ये कहती है कि आपको रजिस्टर को स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्टर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्टर को जो है ना वो रिडंडेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप रजिस्टर को रिडंडेंट नहीं करेंगे, आप रजिस्टर को ऐसे नहीं करेंगे कि यार आप जो है ना रजिस्टर को साइड में कर दें, ठीक है। ये देखिए पूरा सॉफ्टवेयर पे हमने सॉल्व किया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे पूरा एक सेशन स्टूडेंट लेवल पे, स्टूडेंट को भी इसमें मोटिवेट किया गया है कि यार आप कैसे करेंगे। ये तो खैर कैलकुलेशन इसमें ना आ रही है, थ्योरेटिकल चीजें भी हमने जो है ना पूरी पूरी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व की है, इनफैक्ट ड्राफ्टिंग भी की गई है सॉफ्टवेयर पे पूरी पूरी। तो कहने का मतलब है ये आप टेंशन ना लें, सॉफ्टवेयर की टेंशन जो है ना वो हमारी है। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, पहले हम एक अप्रोच सजेस्टेड बताते हैं, वो अप्रोच फॉलो करेंगे और सॉफ्टवेयर हमारा चाहिए। इसी इतना सिर्फ यही नहीं, फिर उसके अलावा एक और ये भी सारा था, ये तो खैर खुला हुआ नहीं है। अब मैं सर अरीब का ये दिखाता हूँ, सर अरीब MSA 1 पढ़ाते हैं माशाल्लाह। आप देखें सर अरीब ने भी यहाँ पे जो है ना आपको नजर आएगा कुछ चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर पे कराई गई। तो कहने का मतलब है कि आप ये सब चीज़ें जो है ना हम क्या कहते हैं ऑलरेडी करा रहे हैं लोगों को। तो सॉफ्टवेयर की टेंशन नहीं लीजिएगा, सॉफ्टवेयर के लिए हम ये करेंगे कि पहले हमारा सारा जो फोकस होगा ना पहले वो ये होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करें, हम अप्रोच को पक्का करें, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं जो हमारी अप्रोच होगी, और फिर मैं सर अरीब को जो है जरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जो है ना कंटिन्यू करें अपने स्क्रीन से। देखिए हमारी अप्रोच एसपीएम के लिए क्या होनी चाहिए। अच्छा मैं मुखातिब हूँ सबसे, सेल्फ स्टडी वालों से भी मुखातिब हूँ आपके लिए। अगर आप एसपीएम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर अप्रोच क्या होनी चाहिए, नंबर 1 अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। क्या मतलब हुआ, रट्टा नहीं लगाना है, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम अगर आप हमसे क्लासेस ले रहे होते हैं तो क्या एडवांटेज होता है, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे होते हैं अपने तजुर्बे की बेस पर। सर अरीब माशाल्लाह खुद जॉब कर रहे हैं, आपने देखा एबर्ट में जॉब कर रहे हैं, और एक जिसे कहते हैं ना कि रेलेवेंट फील्ड से एसोसिएटेड है, ठीक, कमर्शियल फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीज़ें देख रहे हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में भी जॉब कर चुका हूँ, फर्म में भी काफ़ी लोगों का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का जो है वो मौका मिलता है। तो पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, आप खुद अंडरस्टैंड कर लें, आप बुक से एग्जाम्पल देख लें, आप नेट से एग्जाम्पल देख लें, आप टीचर से पढ़ लें, वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने सारा कॉन्सेप्ट ले लिया, पूरा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ले लिए, उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल, मैं आपको जाती राय बता रहा हूँ मैं आपको, आप चाहे इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो बात लिखने में है ना वो किसी में नहीं है। सर हम जो है वो क्या बने बनाए समरी नोट ले लें, सर आप हमें समरी प्रोवाइड कर देंगे, यार मैं समरी बनाऊंगा मेरे हिसाब से होगी, आप दोस्त से समरी लेंगे और दोस्त के हिसाब से होगी, आप किसी सीनियर समरी लेंगे वो उस बंदे के हिसाब से होगी। हर बंदे का कैपेसिटी लेवल, हर बंदे का पढ़ने का लेवल बिल्कुल अलग होता है, हर बंदे का एब्जॉर्ब करने का लेवल अलग होता है। यार आपको ना अपनी समरी बनानी चाहिए। सर हम कैसे बनाए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आज आपका टाइम है, अगर आज आप खड़े हो जून में और आपका पेपर कम से कम मरे से मरा दिसंबर में होगा ना यार, और कुछ लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनकी अटेम्प्ट जून 24 में होगी, तो अगर आप जून 23 में मेरे साथ आज खड़े हो और दिसंबर 23 में आपका पेपर है यार, आपका 6 महीने है, आप बीएफडी में 6 महीने लगाते हो ना, एफएफआर में 6 महीने लगाते हो ना, क्यों नहीं लगाओगे इसमें 6 महीने यार। ये एक दर्द है मेरा कि यार आप इसके साथ ना बेवजह सौतेला सलूक ना करो, ठीक है। कुछ पेपरों के साथ हम बहुत फर्स्ट अच्छा सलूक करते हैं, बीएफडी का बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बीएफडी का आप सौतेला सलूक कर नहीं सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मुझे पता है ना, मैं बीएफडी का टीचर हूँ। एफएफआर के आप सौतेला सलूक नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप तो आप ऑडिट के साथ भी सौतेला सलूक नहीं कर सकते। हाँ सौतेला सलूक कहाँ हो जाता है, एसपीएम के साथ हो जाता है, सबसे कम टाइम बल्ला पूरा टाइम मिलता है ऐसा। अच्छा दूसरा काम आपने क्या किया, राइट ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा काम आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि लर्न दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपने कुछ लिमिटेड पॉइंट आपने
लर्न करना है। अच्छा, लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप राइट डाउन या ये कह लें कि सॉल्व रेलिवेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हमसे आप क्लासेस ले रहे होते हैं तो हम रेलिवेंट क्वेश्चन एसीसी वगैरह के खुद फिल्टर आउट करके दे देते हैं। आप खुद आइडेंटिफाई करना चाहें, खुद एसीसी का कंटेंट नेट पे अवेलेबल तो वहां से देख लें। उसके बाद आप ये करेंगे राइट डाउन, कंपेयर योर आंसर विद आई कैप्स, कंपेयर योर आंसर विद सोल्यूशन एंड राइट डाउन योर मिस्टेक। ये मैं समझता हूँ कि अगर आप इस अप्रोच फॉलो करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, मगर एक अच्छा पैकेज बन जाएगा। चैप्टर वाइज इस तरह लेके जाएंगे तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा पैकेज बन जाएगा। सर आप हमारे साथ हैं, सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैं हाँ हाँ, स्क्रीन सही है सर। वो कर दूं, हटा दूं, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? जी सर, मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं वन नोट सेशन शेयर कर दूँ। बेहतरीन होगा। अच्छा जी, अब सर अरीब काफ़ी सारी बातें सर अरीब ने आपसे करनी है, ज़रा और से देखते हैं, फिर मैं एग्जामिनर कमेंट से आपको रन थ्रू कराता हूँ आखिर में कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। सर देखिए, बेसिकली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर अगर मुझे कुछ ऐसी बातें आज के दिन पता चल जाएं जो मुझे एग्जाम वाले वीक में जाके पता चलें या मंथ में पता चलें, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कुछ ऐसी क्वेरीज से, और फिर उसके सोल्यूशन पे मैं आता हूँ कि वो चीज़ हमने सेशन में किस तरह लेके चले थे। लेट्स से अगर मैं आप यहाँ पे ये कर दूँ उसको कॉमन मिस्टेक्स, ताकि हमारे पास अप्रोच क्लियर होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पेपर को लेके चलने के लिए। रीसेंट अटेम्प्ट वाला पेपर मैंने गो थ्रू किया, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मैंने एनालाइज करी। मेरे पास लास्ट डेज के अंदर क्वेरीज आई सेलेक्टिव स्टडीज की। देन मेरे पास आई कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें XYZ चैप्टर में, चैप्टर 14 हो गया, 8 और 9 हो गया, कवर करने ना करें। मैंने वहां पे वही चीज रिपीट करी जो थ्रू आउट द सेशन हम रिपीट करते हुए आए थे, कि ICAP इज लुकिंग फॉर दोज एरियाज विच हैवंट बीन टेस्टेड इन द रीसेंट 5 years और 6 years और 10 years। उसकी एग्जांपल SPM का पहला पेपर जब आया, वहां पे वो चला गया चैप्टर 7 के अंदर आपके नेटवर्क एनालिसिस पे, कभी नहीं पूछा। दूसरी एग्जांपल CFAP की दूसरी अटेम्प्ट आई हमारे पास, उसमें वो चला गया आपके पास चैप्टर 14 के अंदर JIT टेस्ट करने पे। और आपके पास HR वाला एरिया हर अटेम्प्ट में आता था। BMS की आप कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लें, HR वाले एरिया का सवाल 10 से 12 मार्क्स 15 मार्क्स आता था, वो उसने पूछा ही नहीं। अब इसका रीजन उसी ग्रिड के कंपैरिजन में है जो सर ने आपको दिखाई। पहले सेपरेट ग्रिड्स होती थी, अब HR वाली ग्रिड, मार्केटिंग वाली ग्रिड, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की ग्रिड कंबाइन कर दी। अब उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो 15 मार्क्स का सवाल पूरा पूरा HR पे बना दे, पूरा मार्केटिंग पे बना दे, पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बना दे। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपके सेलेक्टिव स्टडी के अप्रोच को नैरो डाउन कर रहा है। अभी रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर मैंने चेक किया, मुझसे सवाल आया कि सर चैप्टर 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अभी मैंने देखा चैप्टर 1 के अंदर से 10 मार्क्स का सवाल आया हुआ, कौन से एरिया पे, जिसको हमने कभी जिंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, विजन, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, गोल, उसका कंपैरिजन। क्या किया, ग्रेड ए आपके पास होती थी चैप्टर 1 से 7 की, इतनी इंपॉर्टेंट ग्रेड्स थी, इतने सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स थे, बट ही चूज टू पिक चैप्टर 1, उसका भी वो वाला टॉपिक जिसको हम सिर्फ एक सरसरी सी नजर डाल के निकल जाते हैं और उसको हम बाद में रिवाइज भी नहीं करते। अब कंसिस्टेंटली हर अटेम्प्ट के अंदर वो 10 से 15 मार्क्स ऐसे दे रहा है जो ऑल दो एप्लीकेशन बेस के परस्पेक्टिव से बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी के परस्पेक्टिव से बात करूं तो आप वहां पे फ्लंक हो जाएंगे। जब उन कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा ही नहीं है तो पेपर में अगर वो स्ट्रेट सवाल भी आए तो आप उसको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास 10 से 15 मार्क्स ऐसे हैं जिसका ताल्लुक ना SPM के शिफ्ट होने पे, ना उसका ताल्लुक प्रीवियस पेपर BMS पे, इसका ताल्लुक प्योर आपके पास आपकी सेलेक्टिव स्टडी पे है, जिसको कॉन्स्टेंटली ICAP डिस्करेज कर रहा है। पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे एक हमने ये एनालाइज किया, सर ने भी ये बात करी कि शॉर्टकट अप्रोच, कि किस तरह मैं SPM को आखिरी महीने में तैयार कर लूँ, किस तरह मैं SPM को सेल्फ स्टडी पे करूं, लेकिन सेल्फ स्टडी में भी आखिरी सिर्फ 2 महीने दूं, शुरू से नहीं पढ़ूं। किस तरह SPM को मैं विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ बुक पढ़ के जाऊं और पेपर सॉल्व कर लूं।
अब इस अप्रोच के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने आईकैप के अंदर देखा होगा, कैप से देखते हुए आ रहे होंगे, आपके पास लिखा हुआ होता है लेवल 1 सिलेबस के अंदर कौन सा टॉपिक कौन से लेवल पे टेस्ट हो रहा है, लेवल 3। अब लेवल 1 आपके पास क्या है, बेसिकली व्हाट, डिफाइन, एक्सप्लेन, ये वो एरिया है जिसको मैं कहता हूं समरी अप्रोच। दूसरा एरिया क्या है, यहां पे आ जाता है आपके पास डिस्क्राइब, अप्लाई, एनालाइज, बट एट मीडियम डिफिकल्टी लेवल। तीसरा एरिया आपके पास आ जाता है इवेल्युएट। आपको मॉडल का नाम ना भी बताए, आपसे सजेशन मांगेगा, रिकमेंडेशंस मांगेगा। किन चीजों पे, रियल बिजनेस सिनेरियोस पे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे, प्रैक्टिकल के स्टडी पे। अब इस एरिया को तैयार करने वाला तरीका आपको मिल जाएगा 30 आवर्स टू 50 आवर्स अप्रोच में। क्या करना है आपने, हर टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको याद रखना है। आपको ये पता चल जाएगा टॉपिक है किस बारे में। जब सवाल इस लेवल पे आएगा, आप इसको आंसर कर पाएंगे मे बी 50% टू 40%। क्यों, इस एरिया के लिए जरूरत है आपके पास एग्जाम्पल्स की, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको मीडियम लेवल पे अप्लाई करने के लिए। जब सवाल आ जाता है इस लेवल पे, जो कि सी फैप में आ रहा है, अगर मैं तीनों एसपीएम के पेपर कंपेयर करूं, सबसे रिसेंट अटेम्प्ट वाला जो पेपर है ना, वो प्योर उसने एसपीएम का थोड़ा थोड़ा हक अदा करना शुरू कर दिया, जो उसका ऑब्जेक्टिव था। जो हमने फर्स्ट सेशन से कहा था कि आईकैप अपना फोकस शिफ्ट करेगा फ्रॉम थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव टू प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव। पहली दो अटेम्प्ट में इस तरह की झलक नहीं दिखाई, क्योंकि जब पेपर शिफ्ट होता है तो हम ग्रेजुअली उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, पहली अटेम्प्ट के अंदर इतना खतरनाक धमाका नहीं करते। लेकिन क्यों किया जा रहा है वो हमने पर्पस भी क्लियर किया। उसमें मेन वजह यह है कि भाई आपका जो फोकस है, ग्लोबल फोकस की अगर मैं आपको बात करूं ना, आपने डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स का वर्ड अब इतना सुनना शुरू हो गए होंगे आप, जो आपने पहले नहीं सुना होगा। एसीसीए के पेपर हो गए, आईसीएडब्ल्यू के पेपर हो गए, उसके अंदर बिजनेस केस स्टडीज की इन्वॉल्वमेंट, हार्वर्ड की बिजनेस केस स्टडीज वगैरह रिसेंट भी जो मैंने देखी थी, चेक की थी, उसके अंदर सारा फोकस आपका डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अप्रोच। अब बिजनेस आपसे क्या मांग रहा है, वो बोल रहा है कि यार मुझे हिस्टोरिकल नंबर पे एनालिसिस वगैरह करके नहीं दो, कंप्लायंस एंगल वो तो हो ही जाएगा, मुझे वैल्यू क्रिएट करके दो। हाउ यू कैन क्रिएट वैल्यू टू द बिजनेस फ्रॉम और द परस्पेक्टिव ऑफ एन अकाउंटेंट, नंबर्स, एनालिसिस। अब इस लेवल के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें टॉपिक को समझा, टॉपिक की एग्जाम्पल से उसके हमने पूरे स्कोप को, उसके सारे एंगल्स को हमने समराइज किया। अब मेरे पास, मैं आपको लेट से कोई भी केस स्टडीज दूं, या मैं आपको लाके बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर बिठा दूं। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इस चीज का हल क्या है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप जाओ पोर्टर 5 फोर्सेस उठाओ। थैंक यू। मैं उसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ कि हमारे पास अब जो पेपर आ रहा है फ्रॉम द लेवल 3 परस्पेक्टिव, उसके लिए जरूरी है कि मैं उस टॉपिक को नॉर्मल तरीके से समझूं भी, एग्जाम्पल्स के थ्रू उस टॉपिक की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी लूं, देन उसके बाद आके उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूं। इन सारी चीजें करने के लिए यू नीड टू रिक्वायर्ड और टू नीड टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम। होता क्या है कि अभी तक हम पुराने माइंडसेट में है, सबसे एंड में इस पेपर को उठा रहे होते हैं। हमारा एटीट्यूड इस पेपर से रिलेटेड बिल्कुल ऐसी होता है कि भाई ये तो सेल्फ स्टडी पे आखिरी महीने में सिर्फ उठाना है, बुक पढ़नी है, एक दो पास पेपर देखने में पेपर सॉल्व हो जाएगा। वो सारी चीजें हमें नजर भी आ रही हैं रिजल्ट की परसेंटेज की सूरत में, कि एसपीएम जैसा सब्जेक्ट अगर इतना ही ईजी था, सेल्फ स्टडी पे कवर हो सकता था, एक दो महीने में कवर होता, तो इसका रिजल्ट 50-60% क्यों नहीं जा रहा।
बाकी सीफएप के पेपर्स के रिजल्ट कुछ आप देखेंगे तो वो 40%, इवन MSA 1 का रिजल्ट भी आपका 50% तक चले जाता है, जबकि वो आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि SPM पे फोकस लूज होता है, SPM के क्लियर ना होने की वजह से MSA 2 अनलॉक नहीं होता, अकॉर्डिंगली आपकी अटेम्प्ट डिले होती है और आपकी क्वालिफिकेशन डिले हो रही होती है। अब SPM को जब लेवल इन्हांस किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है कि भाई जब आप MSA 2 के अंदर आए तो जो चैलेंजेस आपको पहले फेस करना पड़ रहे थे वो आपको ना करना पड़े। आप कम से कम इस लेवल पे पहुंच के तो आए, लेवल 3 पे, जिसमें आपके अंदर ये स्किल्स हों कि भाई किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, किसी भी प्रैक्टिकल केस स्टडी को क्या सोल्यूशन सजेस्ट किया जा सकता है, आपकी एनालिसिस स्किल्स क्या है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया क्यों डाला आपके कोर्स में? जब डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अप्रोच होगी आपके पास, जिस तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिस तरह का डेटा अवेलेबल है, उनको क्या चाहिए? कंप्यूटर तो सारा काम कर रहा है, उनको आपकी एनालिसिस स्किल्स चाहिए, इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए, इनसाइट स्किल्स चाहिए कि आप उसमें से मीनिंग क्या निकालते हैं। अब हर अटेम्प्ट के अंदर एक ऐसा सवाल जरूर होता है, कम से कम 10 to 15 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके अंदर टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है, जिसके अंदर आपके पास PNL वाली चीज होती है, कोई ना कोई आपके पास ट्रेंड एनालिसिस आपसे करवाया जा रहा होता है। अब इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरत है कि मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करूं। मैं इस सब्जेक्ट को अगर लेके चल रहा हूं तो मैं इसको प्रॉपर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सेम एज BFD FFR लेके चलूं। आई नो कि इस पेपर पे उतना टाइम नहीं लगेगा जितना रिक्वायर्ड होता है FFR BFD के लिए, लेकिन इस पेपर के लिए ये वाला टाइम भी जस्टिफाइड नहीं है। आप एंड में इस अप्रोच पे जाएंगे, एंड में आप रिक्वेस्ट करेंगे सर इंपॉर्टेंट बता दें, हाईलाइट बता दें, नोट्स शेयर कर दें, लेकिन देखें उस टाइम पे हम चीज़ें सपोर्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन डीप डाउन हमें भी ये चीज़ पता होती है कि यार ये चीज़ अब मुश्किल हो गई है। आखिरी वीक के अंदर अगर मैं एक टॉपिक समझने में बैठूंगा ना, तो मैं पेपर में जाके सिर्फ उसके 2-3 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकूंगा, उसको अप्लाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेसिकली एक स्किल है जो आपकी डेवलप होगी। अब लोग ड्राफ्टिंग पे बात करते रहते हैं, लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन पे बात करते रहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन जर्नल था, स्पेसिफिक था। भाई जब आप इस फेज से गुजरे ही नहीं, जब आपने ऑलमोस्ट 10 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, आपके पास पर्सपेक्टिव भी मौजूद नहीं है कि एक टॉपिक किस किस तरह पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस पेपर के अंदर जब होने लग गई है, उसको मैं आपके पास समराइज करूंगा, इंक्लूसिवनेस। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अभी भी इस पेपर में मुझे टच नजर आया कि उसने मार्केटिंग के साथ लिंक किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को 7 Ps वगैरह के साथ। देन उसने आपके पास चैप्टर 10 के अंदर मार्केटिंग एरिया मौजूद है, उसने सवाल बनाया मार्केटिंग के एरिया पे, लेकिन आपसे हेल्प मांगी कि भाई जाओ चैप्टर 10 में जाओ, बिजनेस वाली चीजें देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह मार्केटिंग को लेवरेज कर सकते हो, वो पूछा। मार्केटिंग ओरिएंटेड सोल्यूशन देख रहे हैं तो आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाले एरिया में ना जाएं। ये केस अब फिर SPM के साथ भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों हम होलिस्टिक अप्रोच की या कंप्लीटनेस की बात करते हैं? उसका पर्पस ये होता है, जरूरी नहीं है आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो उसकी सपोर्ट आपको चैप्टर 10 में नहीं मिलेगी, या आप चैप्टर 1 से 7 कवर करके आ रहे हैं तो उसकी सपोर्ट आपको चैप्टर 14 चैप्टर 15 में नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए कंप्लीटनेस इंश्योर करने का पर्पस ये होता है, और शुरू में कोर्स स्लो इसलिए चलता है कि भाई मैं उसकी थीम को तो समझूं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो मुझे नहीं पता, बहुत सारी डेफिनेशंस मुझे नहीं पता, जब मैं उसको सीक्वेंशियली समझते हुए आऊंगा, तब मेरे पास इस चैप्टर को कवर करना, चैप्टर 14 को कवर करना, मार्केटिंग को कवर करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, जिसपे मैं टारगेटेड अप्रोच पे जाऊँ कि अच्छा भाई चैप्टर 10 एक ग्रिड है, इसको कवर कर लें, चैप्टर 14 आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसको कवर कर लें, एथिक्स एरिया देख लिया, 60-70 मार्क्स हो गए, हमारे पेपर की तैयारी हो गई। हम भी यही अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं कि हम अपने पास जितना लॉजिकल वे के अंदर चीजों को लेके चलें, सीक्वेंशियली, कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से, ग्रिड पर्सपेक्टिव से। और भाई जब आपके पास एक स्टडी टेक डिजाइन हुआ हुआ है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है। अगर मैं आपको कंटेंट वाइज बात करूं कि लोग अक्सर चले जाते हैं कि भाई मुझे नोट्स चाहिए, मुझे समरीज चाहिए, जब ये चीज मैं खुद बना सकता हूँ एक ग्रेटर इंफॉर्मेशन सोर्स से, तो मैं क्यों किसी और सोर्स पे रिलाई करूँ? अब होता क्या है, हम अपने लेक्चर्स के अंदर अप्रोच के अंदर लेके चलते हैं कि भाई ये आपके पास बिगर सर्किल है, इसके अंदर आपके पास
व्हाट का आंसर भी है, वाई का आंसर भी है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम्पल्स भी हैं, आपके पास एप्लीकेशन भी है। अब आप टॉपिक पढ़ते हैं, ये एक तरह से मैं आपको बताऊं तो स्टडी टेक के अंदर किसी भी टॉपिक का स्ट्रक्चर इस तरह है। वो पहले समझाएगा बेसिक कि भाई क्यों मॉडल लाया गया, उस मॉडल का पर्पस क्या था, उस मॉडल की एप्लीकेशन किस तरह हो रही थी, उस मॉडल पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं। जब तक आप ये सारे पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ते ना, तब तक आप कभी भी किसी भी समरी को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। अब जब आपको इस सोर्स से पढ़ाया जा रहा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गाइड किया जा रहा है कि भाई इसके अंदर चीजें उस तरह हाईलाइट करो जो तुम्हें आखिरी महीने में सपोर्ट करे। आपकी हाईलाइटिंग बेसिकली क्या है, आपकी समरी है। आपने जब पहली बार किसी भी चैप्टर को पढ़ा, आपने 2 घंटे लगाए, 2 घंटे लगा के आपने अगर हाईलाइटिंग पे जो मेहनत करी, तो वो अगली बार उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 1 घंटे में कन्वर्ट होगा। पेपर रिवीजन वाले टाइम पे ये चीज जाके आपके पास 20 मिनट तक पे भी चले जाएगी। क्यों? आपने खुद पढ़ा है, अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को हाईलाइट किया है, समझने के लिए, उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड में आप उठाएंगे, स्टडी टेक्स्ट को ही आप उठाएंगे, 20-20 मिनट के अंदर आपका एक एक चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा, और इवन ड्यूरिंग द वीक ऑफ एग्जाम आप 5 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर रीड कर ली। अब इस अप्रोच के लिए क्या जरूरत है कि भाई मैं पहले दिन से अगर इस अप्रोच को लेके चलूंगा तो बहुत सिंपल अप्रोच है। लेकिन अगर मैं ये अप्रोच आपको पेपर से 1 महीने पहले बताऊंगा ना, तो आप भाग जाएंगे, आप बोलेंगे इतना मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं इसकी हाईलाइटिंग कर सकता हूँ, मुझे बनी बनाई चीज दे दो। बनी बनाई चीज आएगी, सारी चीजें आएंगी, तो आप मोस्टली इस लेवल को कवर कर पाएंगे, इस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे, ना ही इस लेवल पे पहुंच सकेंगे। तो जब अगर अप्रोच मुझे पहले दिन से क्लियर है, मैंने आपको सारी चीजें बताई किस तरह लेके चलना है, तो भाई मैं चैप्टर के अंदर सारी मेहनत करके उस लेवल तक पहुंच जाऊं ना कि जो मुझे आखिरी वीक के अंदर या एग्जाम डे के अंदर सपोर्ट करेगी। अब ये सारी वही मिस्टेक्स हैं, इसमें से मेजोरिटी सवाल मेरे पास लास्ट वीक के अंदर आ रहे थे। इवन पेपर से 1-2 दिन पहले भी ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये टॉपिक समझा दें। पेपर से 1-2 दिन पहले अगर आप उस टॉपिक को पहली बार समझ रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर के अंदर आप जाके उस सिनेरियो को समझ लेंगे। तो समराइज वे में अगर मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को, तो देखिए हमें जरूरत है अपनी अप्रोच को, अपने एटीट्यूड को राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। जितनी भी शॉर्टकट अप्रोच और बाकी चीजें चल रही हैं, वो कुछ लोगों के लिए काम कर सकती हैं, मेजोरिटी के लिए नहीं कर सकते। और देखें, सिर्फ हमने आईकेप का पेपर पास नहीं करना, सिर्फ हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने बस पेपर पास कर लिया हम आगे बढ़ गए। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाएंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, आपसे आपके जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है, बाकी लोग हैं, वो आपसे चीजें पूछेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे हमेशा हाई होगी। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि भाई आपने ये चीज नहीं पढ़ी हुई, आपने तो ये चीज सेलेक्टिव स्टडी में छोड़ दी थी। तो वो चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेंगी, MSA 2 में भी हेल्प करेंगी, और फर्दर दूसरी चीजों में भी हेल्प कर रही होंगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ SPM का कोर्स आपको मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ही हेल्प करे। ये आपको एक डिफरेंट एंगल दे रहा होता है प्रैक्टिकली सोचने का, चीजों को होलिस्टिक वे में, बिजनेस से किस तरह हम नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प कर रही होंगी। तो हम क्यों उस सब्जेक्ट को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, भाई पास करना है और बस आगे बढ़ना है। तो स्मार्ट प्लानिंग क्या है कि मैं इस सब्जेक्ट को इस तरह पढूं कि मेरा ये सब्जेक्ट MSA 2 के अंदर मुझे इतनी हेल्प कर दे कि MSA 2 मेरे लिए क्लियर करना या उसमें SPM वाला एरिया मुझे कवर करना मुश्किल ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर उतरूं तो मैं एक कंप्लीट प्रोडक्ट हूँ। मैं सिर्फ नंबर्स की बातें, कंप्लायंस की बातें, अकाउंटिंग की बातें ना कर रहा हूँ, मेरे पास एक बिजनेस लेंस भी मौजूद हो, मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद हो, ताकि मैं चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकूं। से लेके चलें कि मेरे पास एक प्लानर तो हो। मैं लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हर क्लास के अंदर ये बोल बोल के थक गया कि आप एक प्लानर बना लें। अब एंड में क्या होता था कि सर आपने जो एक्सेल पे प्लानर बनाया वो शेयर कर दें। अच्छा भाई, वो प्लानर भी शेयर कर दिया। भाई सिर्फ प्लानर शेयर करने का पर्पस ये नहीं है कि आपके पास एक लिस्ट आ गई। जब आप आज के दिन आपके पास टाइम है, आपने सारे चैप्टर लिस्ट डाउन किए, आपने बोला कि भाई ये टॉपिक की कवरेज मेरे पास हो गई, क्लास का स्टेटस मेरे पास हो गया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने इस पे करी या नहीं करी। आप जब ये टिक करते हुए आप जा रहे होंगे ना, तो आपके पास किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपको पता चलता रहेगा कि आप कोर्स में कहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी ग्रिप आपकी मौजूद है, कौन कौन सी चीजें करना रह गई हैं, क्या मैंने रीडिंग कर ली, समझ लिया, क्वेश्चन नहीं किए, इस पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। तो जब आपके पास प्लानर होगा ना, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि हम एफर्ट नहीं लगा रहे होते इस प्लानर को बनाने में, लेकिन जब ये बन जाता है और ये रेगुलसली फॉलो हो रहा होता है ना, तो
आप खुद देखेंगे कि आपको ये कितना सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग योर डेज ऑफ एग्जाम, ड्यूरिंग योर लास्ट मंथ रिवीजन। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि अप्रोच आज के दिन से क्लियर रखें, आज के दिन ही एक प्लानर बना के रखें, मुझे कितने टाइम में किस तरह कवर करना है, क्या अप्रोच लेके चलनी है, क्या मेरी प्रोग्रेस होगी, ताकि लास्ट मंथ के अंदर जो इस सब्जेक्ट के साथ सुलूक हो रहा होता है ना, वो फिर ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आपको ये सब्जेक्ट एंड में इस तरह भी हेल्प कर देगा जब आप सारी मेहनत पहले कर चुके होंगे कि आप इसके साथ दूसरे सब्जेक्ट को इजीली मैनेज कर सकेंगे। यही मुझे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करनी थी सर। अब बाकी चीज़ें अगर आपने डिस्कस करनी है देन आप देख लें। थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। और इसमें बस मैं ज़्यादा अब वक्त टाइम नहीं लूँगा स्टूडेंट्स का। और सर इसमें आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा, जो बस आखिर में एक दो एजेंडे हैं। देखिए हमारा इसमें मैंने आपको बताया कि हम ये सीरियसली सारी बातें जो सर ने की नहीं, ये सेल्फ स्टडी बेस पर की जा सकती है। कोई इसमें मैं समझता हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब हम कहें कि यार ये हम ही करा सकते हैं, यार ये आप ही कर सकते हो। सिर्फ एक एटीट्यूड का वर्ड, एक मैं अगर वन वर्ड में इसको समअप करूँ, तो मेरे ख्याल से जो राइटली साइड की जो एटीट्यूड है ना, बस वो अगर हम चेंज कर लेना, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सही हो जाएंगी। अच्छा हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है, मैं इस पर बस थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर एग्जामिनर के जो कमेंट्स हैं, जो पास कमेंट्स हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। दो चीज़ें मेरे एंड से हैं, और फिर सर अभी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे कि ये एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात। एग्जामिनर की जो बात हो रही है कि जी एग्जामिनर जो है एसपीएम में स्पेसिफिकली ये जो कह रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। और थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा क्या इसमें रोल होगा। अच्छा देखिए इसमें ये सर अरीब की माशाल्लाह बनाई हुई प्रेजेंटेशन है, इसमें मैं कहूँगा सर अरीब को सारा क्रेडिट जाता है। लेकिन इसमें हमारी तरफ से जो है ना क्या कहते हैं, ये सारी हमने बात कर ली। ओके, कि हम एक थोड़ा प्लान अप्रोच आ जाती है, जिस सर ने कहा कि भाई हम भी इंसिस्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट को कि प्लानर के मुताबिक जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप चीज़ें करें। लास्ट टाइम यकीन करें, मैं इतना अफसोस हुआ, मैं और सर यही बात कर रहे थे कि हमने पर्सनली लोगों को मैसेज किया। लोग बीएफडी जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, हम बीएफडी में फॉलोअप की एक्सरसाइज करते हैं। फॉलोअप की एक्सरसाइज का मतलब होता है पर्सनली लोगों को मैसेज करके पूछते हैं यार आपने कितने लेक्चर कवर किए और कब तक कवर कर लोगे, सारा काम करते हैं। बड़े ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास एक अजीब एक्सपीरियंस रहा सीफएफ 3 में। सीफएफ 3 में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। एक तो 20% लोगों ने मुश्किल से रिस्पॉन्ड किया, 20-25% लोगों ने, आधे लोगों ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि कितने लेक्चर लिए क्या लिया। फिर जिन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था उनके बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी। तो हमें इससे लगा कि सीफएफ 3 का लोग एडमिशन भी ले लेते हैं ना, उसके बाद भी हमने देखा है कि लोग वो ये होता है कि चलो यार कोई बात नहीं, लेक्चर तो आ गए हमारे पास, अब जब हमारे टाइम होगा तब हम लेंगे। ये मुनासिब नहीं है। एक आपके साथ प्लान अप्रोच कराई जा रही है, ठीक है, एक प्लान अप्रोच से बात हो रही है, और फिर उसके बाद अगर हम मिसाल के तौर पर प्लान अप्रोच को छोड़ के मिसाल के तौर पे हम अपने हिसाब से चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो एक प्लान अप्रोच आपसे डिस्कस हो रही होगी, वीकली लाइव और रिकॉर्डेड सेशन हो रहे हैं। अच्छा ये भी एक मसला है, अब आज तो लोग आप लोग माशाल्लाह पहला सेशन था तो लाइव में आ गए, मगर अक्सर लोग सीफएफ 3 में तो खास तौर पे लाइव में नहीं आते। अब वो अलग बात है, बीएफडी जैसे पेपर में लोग लाइव में आने कतरा रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग माशाल्लाह ऑनलाइन भी चले गए, रिकॉर्डेड भी चले गए। तो सीफएफ 3 में भी ऐसा है। हालांकि सीफएफ 3 में समझता हूँ आप लाइव में आएंगे आपको मजा आएगा, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, क्योंकि ओपन पेपर है, ये 2+2 4 नहीं है। बीएफडी की तरह ये फॉर्मूला लगाया अप्लाई कर दिया, यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन पेपर है। आप पूछ सकते हो सर से कि नहीं यार मुझे लगता है सर एयरलाइन इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर कस्टमर की हाई होनी चाहिए, आप कैसे कह रहे हैं लो है, या आप कहें कि नहीं जी बार्गेनिंग पावर सप्लायर जो है वो इस केस में हाई होनी चाहिए, आप हम लोग कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह का एक टू एंड फ्रो डिस्कशन होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, जजमेंटल पेपर है। तो आप मॉडल समझते हैं, बीसीजी मैट्रिक में बात कर सकते हो कि यार ये कैश काउ का पर्पस ये क्यों है, मतलब क्यों कैश काउ दूसरों को पैसे दे रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस प्रोडक्ट को डॉग कहा जा रहा है, क्यों इस प्रोडक्ट को डॉग मतलब कैटेगरी का नाम है, इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा, क्यों इस कैटेगरी को जो है वो स्टार कहा जा रहा है। तो ये सारी ना एक जजमेंटल बातें हैं। अब आप अगर लाइव सेशन में आएंगे ही नहीं तो वो आपने मिस कर दिया। वो ठीक है आप 1-on-1 बेसिस पे हमसे डिस्कस कर लें, हम इंडिविजुअल क्वेरी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जैसे सर बता रहे होते हैं, मगर अगर आप ये लास्ट मंथ कर रहे होंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको भी इतना इफेक्टिवली नहीं लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम ड्राफ्टिंग स्किल पे बहुत काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग हम क्लास में करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आपको होमवर्क में देते हैं, कुछ हम टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट के थ्रू भी आपकी अपनी ड्राफ्टिंग स्किल चेंज हो जाती है। फिर एसीसीए, आईसीडब्ल्यू, आई कैप पास पेपर, आई कैप पास पेपर फिल्टर्ड, क्योंकि सारे पास पेपर अब रेलिवेंट नहीं रहे ना, क्योंकि पुरानी जो स्कीम थी वो तो डिफाइन और वो लिस्ट और इस तरह के सवाल पूछती थी, रट्टा बेस्ड सवाल पूछती थी। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सिनेरियो आता है, मगर कुछ जो सिनेरियो पास पेपर में रेलिवेंट है वो सारे आपको स्क्रीन कर दिए जाते हैं। मेरा अपना आप हैंड आउट देखेंगे तो उसमें आपको बीएमबीएस से स्टार्ट होता नजर आएगा, और आहिस्ता 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 एसीसीए और आईसीडब्ल्यू के डिफिकल्ट सवालों पे, इनफैक्ट एमएसएडब्ल्यू के भी सवाल हम लिमिटेड लेवल पे करा रहे होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मैंने आपसे बात की थी। फैमिली कंप्लीशन ऑफ कोर्स पेपर से 1 महीने पहले हमारी कोशिश होती है हम कोर्स कवर करा लें। फिर उसके बाद एसीसी बैकग्राउंड है दोनों के बाद, सर अरीब भी एसीसी बैकग्राउंड रखते हैं, मैं भी एसीसी बैकग्राउंड रखता हूँ, और आईके भी हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो सर ने बात की शुरू में कि एसीसी की तरफ जा रहा है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहा है, वो लॉजिकल पेपर की तरफ जा रहा है, वो रट्टे वाली अप्रोच से जो पुरानी जो है क्या कहते हैं 1901 की अप्रोच थी वहां से बाहर आ रहा है। तो ये हम ऑब्वियसली अपना जो हमारा जो एक जिसे कहते हैं प्लस पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग एन एसीसी है,
तो वो ऑब्वियसली हम आपके लिए भी जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमने पास अटेम्प्ट में ऐसा किया भी है। लास्टली फिक्स स्केड्यूल हम रख लेते हैं। अब वही बात है कि लोग लाइव क्लास में आते हैं तो लाइव क्लास कंटिन्यू रहती है, बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस को अगर आप नहीं सीरियस लेते तो फिर वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। बट हम खुद चाहते हैं पर्सनली कि लाइव चले। सैटरडे संडे हमने बकायदा एक फिक्स टाइम टेबल बनाया हुआ है कि भाई इस डेट को इस टाइम पे लाइव क्लास होगी। अच्छा, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, उसमें प्रॉपर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर सवाल कराया जाता है। क्वेश्चन आंसर तो हम इंडिविजुअली कराएं, वो तो मसला ही खत्म हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोर प्रैक्टिस एंड लेसर थ्योरी, कि ये भी एक है कि भाई हमारी फोकस ये है कि ये ना हो कि थ्योरी थ्योरी तो आप खुद भी पढ़ लोगे, थ्योरी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थ्योरी तो आपको पढ़ने का आइडिया है, मगर बात ये कि जो प्रैक्टिस है, जो अलाइनमेंट है, जो इस पेपर का फ्लेवर है, जो इस पेपर का मिजाज है, जो जो आपको तैयार करना है आगे एमएससी2 के लिए, जो आपको तैयार करना है नेक्स्ट फेज के लिए, वो हमारे लिए जो है ना इसमें मैं सोचता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट मैंने जैसे वापस कहा कि यार ये हैविंग सेड दैट, जितनी बातें सरदीप ने की, जितनी बातें मैंने सरदीप के सेशन से पहले की, उन सारी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यार पेपर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ये सारी बातें खुद से अप्लाई कर लें। इसमें आपको मैं लिटरली बताऊं कि कोई ज्यादा इसमें जो है ना टीचर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये सारी चीजें जो है वो खुद से कर सकते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है आपको जो है ना क्या कहते हैं इस तरीके से वो करने की, डिसिप्लिन होने की जरूरत है, इंसाफ करने की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम नोट कर रहे होते हैं कि इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता। ये एक जो है ना क्या कहते हैं हमें एक फीलिंग आ रही होती है। बाकी एक चीज मुझे आपको दिखानी है, एग्जामिनर कमेंट्स, फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। सर अरीब को भी इसमें जो है ना हम इनपुट लेते हैं। अच्छा, ये मैं बताता हूँ रीडिंग मटेरियल कहाँ से आएगा हमारा, मैं बिल्कुल इससे बात करता हूँ। एक मिनट, एक चीज मुझे पहले आपको दिखानी है, ये देखते हैं। अच्छा यार, ये 2022 का विंटर का है, मैं समर 22 से चलता हूँ, और फिर दोनों पेपर 23 का भी ऑब्वियसली बात है, अभी पेपर हुआ है तो एग्जामिनर कमेंट्स नहीं आए। आई होप ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अब आप देखें पासिंग परसेंटेज ओवरऑल कितना है, 24। अच्छा, एग्जामिनर मैं हमेशा एमएससी2 में भी कहता हूँ, और एमएससी2 में मैंने कहा कि भाई देखें एग्जामिनर आपको क्वेश्चन वाइज बता रहा है किस क्वेश्चन में लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में लोग बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में लोग खराब परफॉर्म कर रहे हैं, किस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस में बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, एक सवाल पुअर चल रहा है, एक सवाल गुड चल रहा है, फिर एक सवाल पुअर चल रहा है, फिर एक सवाल गुड चल रहा है, फिर एक सवाल पुअर चल रहा है, फिर एक सवाल गुड चल रहा है, फिर पुअर चल रहा है। तो क्वेश्चन वाइज आपको पता चल रहा है कि यार आप पेपर में जब बैठे होगे खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि यार कौन सा सवाल ऐसा है जो सबसे मुश्किल था, कौन सा सवाल ऐसा है जो सबसे आसान था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एग्जामिनर कमेंट को पढ़ना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोग वाकई एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं? यस और नो में जवाब देंगे, सिंसियरली बताएंगे कितने लोग वाकई एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो यस कहते हैं, जो नहीं पढ़ते वो नो करते हैं। मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, कैफ सी फैप वगैरह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं पढ़ते आप, ओके, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? यस और नो में जवाब देना है। ओके, यस जो कह रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट, और नो जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, चलो यस वेरी गुड। तो फायदा होता है एग्जामिनर कमेंट पढ़ने का, या एक ही कॉपी पेस्ट एग्जामिनर चिपका देता है? मेरे ख्याल से तो यार फायदा होता है। अब देखो क्या कह रहा है ओवरऑल, ये देखो यार आप इसकी सीरियसनेस देखो, वो आपको क्वेश्चन वाइज पासिंग परसेंटेज बता रहे हैं। मुझे तो यार ये चीज बहुत अच्छी लगी, पहले नहीं आती थी मेरे ख्याल से, बहुत पहले नहीं आती थी शायद, ये अभी कुछ सालों से आनी शुरू की है। पूरा तो लैंड ने कहा है जी पास ऑडिट जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट, कितनी बड़ी बात कर दी। बिल्कुल हाफिज साहब से बात करते हैं, कुरतुल का ने बात की है कि उन्होंने ऑडिट का पेपर समझे कमेंट से पास किया, तो आप समझिए कि यार ऑडिट जैसा मुश्किल पेपर जब हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। ओवरऑल पेपर 24% रिजल्ट है, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 36%। अच्छा, अब आप और करें, जब ये एसपीएम था तो ये 24 हो गया जैसे ही एसपीएम हुआ। जब ये बीएमएस था 2022 से पहले विंटर 2021 में, तो उस वक्त 36% रिजल्ट था। आप देखें 2/3 हो गया रिजल्ट, 2/3 हो गया रिजल्ट फौरन ही, जैसे ये ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम पे आया। समर 22 होता फर्स्ट अटेम्प्ट जब न्यू स्कीम हुई। हालांकि सर हरीफ का ये कहना है कि उनके हिसाब से पेपर हल्का था, उनके हिसाब से एग्जामिनर ने हल्का हाथ रखा था, जो कि अभी समर 23 में वापस भारी हाथ रख दिया। तो आप सोचे पासिंग परसेंटेज कहाँ जा सकता है अगर कोई अच्छी तैयारी के साथ नहीं जाए। तो आप देखें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आउट नजर आ रहा है परसेंटेज में, क्यों हुआ? पुअर परफॉर्मेंस वाज नोटेड इन क्वेश्चन दैट वर लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड। एक तो ये प्लस पॉइंट आप ले लें कि एग्जामिनर कवरेज पे जा रहा है, लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन टॉपिक पे आप जाएंगे। ये पिछले 2 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है, 3 अटेम्प्ट से इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम फलाना टॉपिक छोड़ दें, मैं कहता हूँ नहीं छोड़ना, और बाद में चलता है वो टॉपिक आ भी गया। तो लेस फ्रीक्वेंटली यानी कि जो टॉपिक कम आते हैं आपने उनको छोड़ना नहीं है। दूसरा विच रिफ्लेक्ट सिलेक्टिव स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी पे एग्जामिनर हाईलाइट करे, और बाकी जैसे ने बताया इस पेपर में भी ऐसा हुआ, विंटर 22 में भी ऐसा हुआ, अभी विंटर 22 से कमेंट भी हम पढ़ेंगे, और समर 22 में भी आपके सामने एग्जामिनर ये बातें कर रहे हैं। सेकेंडली, दूसरी बात एग्जामिनर क्या करे, सेकेंडली इट वाज नोटेड दैट सम एग्जामिनर्स स्ट्रगल इन अप्लाइंग द लर्न कॉन्सेप्ट, अप्लाइंग द लर्न कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन हमारी अच्छी नहीं है, रटा तो अच्छा है, मगर जब अप्लाई करने में बात आती है तो हम फंस जाते हैं। गिवन टू द गिवन केस सिनेरियो, ये स्किल प्री रिक्विजिट एमएसए2 के लिए, ये स्किल प्री रिक्विजिट होगी अब एसपीएम के लिए भी।
ड्यू टू दिस रीजन दे आइदर एंडेड अप डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन। कितनी प्यारी बात की है कि आपने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द गिवन केस सिनेरियो और ऑफर्ड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन। तीसरा क्या मतलब, एक तो ये हो गया कि आप जो है फ्रीक्वेंट आप ये सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, एक ये इसने इशू आइडेंटिफाई किया है आपको। दूसरा इशू इसने ये आइडेंटिफाई किया है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा इशू इसने ये आइडेंटिफाई किया है एग्जामिनी अटेम्प्टेड अ पेपर विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन टू जस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अपीयरिंग इन मिनिमम 2 पेपर। ये भी है कि लोग सौतेला सलूक कर रहे हैं, कुछ लोग तो इतना सौतेला सलूक कर रहे हैं कि बस जाके बैठ के आ रहे हैं, जो कि यार गलत बात है। सर जो लोग पेपर दे भी रहे होते हैं, आप में से भी सबको पता है यार, जिन लोगों ने पेपर दिया हमसे पूछेगा वो कहेंगे सबसे कम मेहनत हमने एसपीएम में की है। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, ठीक है ना, कि 100 में से 90 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर सबसे कम मेहनत हमारी एसपीएम में होती है। अगर 2 पेपर देने हैं 3 पेपर देने हैं, सबसे लास्ट में एसपीएम को रखा जाता है, जो कि यार एग्जामिनर ने भी फील कर लिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन वाइज कमेंट पे नहीं आऊंगा। विंटर बाइक में क्या कहा एग्जामिनर ने, विंटर बाइक में भी 26% पासिंग परसेंटेज रहा, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। अगेन उसने क्या कहा, एग्जामिनी परफॉर्म पुअर इन कैलकुलेशन दैट वर लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड। लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड पे इसने यहाँ भी बात की है। दूसरा उसने क्या कहा जी, वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है, पुअर ग्रेस्प ऑन द सब्जेक्ट मैटर। और तीसरा ये कि भाई आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में रीजनेबल एफर्ट लगाएं इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। इसने चलो वो बात नहीं कि इसने कहा लोग थोड़ा सीरियस हो गए, इतना बैठ के नहीं आ रहे पेपर में, मगर आप देख रहे हैं तो यार ये वो चीजें क्वेश्चन वाइज एग्जामिनर अगर आपको दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपको बता रहे हैं कि जी यहाँ पुअर परफॉर्म हुआ, फिर यहाँ गुड हो गया, फिर यहाँ कह सकते हैं कि ये भी एवरेज ही है, गुड कह सकते हैं कि 39 नॉट बैड नंबर, ठीक है, फिर पुअर हो गया, फिर वापस पुअर हो गया, एवरेज कह लें इसको आप, फिर पुअर हो गया। तो ये क्वेश्चन वाइज कमेंट में समझता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, एक और चीज है हमारा स्टडी कंटेंट क्या होगा, मैं इस पर बात कर लेता हूँ और फिर आपका कोई सवाल होता है फिर हम सेशन को एंड करते हैं। देखिए हमारे पास जो है ना एक मेरे अपने ओन हैंड आउट है, जो मेरा एरिया होगा इंशाल्लाह उसके मैं आपको हैंड आउट प्रोवाइड करूंगा। वो इसका ड्राइव का लिंक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, बल्कि आ भी गया होगा, मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप पे शेयर भी किया, वापस भी शेयर कर दूंगा। दूसरा इसके अलावा ये होगा कि अच्छा इस हैंड आउट के अंदर क्या क्या होगा, इस हैंड आउट के अंदर कॉन्सेप्ट होंगे, इस हैंड आउट के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इस हैंडआउट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं एसीसी के क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आईकैप के भी होंगे, स्टडी टेक्स्ट और उसके भी होंगे, किसके एसीसी। तो उसके अलावा सर अरीब जो है वो आपको आईकैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो कराएंगे। तो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करने में हमें 2 फायदे। पहला फायदा ये है कि आईकैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करने में कि देखें आईकैप नहीं बताया ना, तो एक आपको आईकैप का डेप्थ पता चल जाएगी, आईकैप की डेप्थ पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि आईकैप की डेप्थ से ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक को कितना लेवल पे लेके जाना है। हम उसको एसीसी लेवल पे ले जाएं और वो आईकैप उतना डिटेल में नहीं जाता हो, आपकी हर नाइंसाफी हो जाएगी। हम आपको एसीसी लेवल का पढ़ा दें और पेपर में इतना ज्यादा नहीं जाता और डेप्थ में, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप वो बोलोगे यार वो टाइम में कहीं और लगाया था, ठीक है। तो एक तो ये है कि आईकैप की स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने में पता चल जाता है कि आईकैप कितने डेप्थ में जा रहा है। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि यार आईकैप का स्टडी टेक्स्ट में ना, मैं आपको अगर एक्सेल की शीट दिखाऊं, ये बड़ी सीक्वेंशियल चल रही है। ये देखें हमने आईकैप की बुक पे भी काम किया हुआ है, देख रहे हैं, ये बड़ी लॉजिकल सीक्वेंस चल रही है, 1 2 ये अच्छा ये देखें, पहले ग्रेड ए आ रही है, फिर ग्रेड बी आ रही है, फिर ग्रेड सी आ रही है, फिर ग्रेड डी आ रही है, फिर ग्रेड डी आ रही है। देख रहे हैं लॉजिकल बिल्कुल सीक्वेंस है। तो अगर आप आईकैप की स्टडी फॉलो करते हो तो कंप्लीटनेस भी इंश्योर हो जाएगी, तो डेप्थ भी बदल जाएगी। कंप्लीटनेस का मतलब है कि कोई चीज मिस भी नहीं होगी ना। मैं आपको अपने नोट दे दूं, उसमें हो सकता है कि कोई एक चीज पे शायद बात ना हो रही हो, कोई एक चैप्टर मिस हो जाए, कोई एक एरिया मिस हो जाए। तो जब आप आईकैप का स्टडी फॉलो करोगे तो आईकैप ने जो आपको पेरीमीटर दिया है वो तो फिर मिस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर बुक खोल के आप पढ़ रहे हैं तो बुक बुरी नहीं है, वैसे मैं बताऊं सीरियसली स्पीकिंग, बुक बुरी नहीं है आईकैप की। बस ये है कि ऑब्वियसली एक माइंड बना हुआ है कि नहीं यार आईकैप की बुक है तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, आईकैप की बुक बिल्कुल फॉलो की जैसे थी, मैंने नोट बनाया तो मैंने भी, मैं आपको लिटरली ईमानदारी से बताऊं, आईकैप की बुक ही फॉलो की। और मैं सीरियसली समझता हूँ आपको जितने नोट्स मिलेंगे आजकल सोशल मीडिया पे, वो मेजोरिटी आपको आईकैप की बुक ही फॉलो करते नजर आएंगे, उसमें कोई मुजायका भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डेप्थ आपको पता ही आईकैप की बुक से चलती है। क्या ख्याल है? तो ये आई थिंक जो बातें जो आई थिंक हमें ध्यान में रखनी है। सर अरीब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें प्लीज। मैं सर नहीं, इसको बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि स्टॉप कर बेसिकली दूं? कोर्स मटेरियल से रिलेटेड मैंने बाकी भी कोर्सेज देखे हुए हैं, जैसे एसीसी हो गया आपका, आईसीएडब्ल्यू का मटेरियल हो गया। तो किसी भी आप कोर्स मटेरियल पे चले जाएं, किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी में आप चले जाएं, किसी भी टॉपिक की कंप्लीटनेस और जो अंडरलाइंग थीम कवर होती है ना, वो उसके अपने स्टडी टेक्स्ट से होती है। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी टेक्स्ट बनाते हुए कि उन्होंने वाइडर कवरेज करनी है स्टूडेंट्स की, जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड होगा, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होगा। तो वो उसको बनाते हैं बिल्कुल बॉटम अप लेवल से, कि उस टॉपिक के अंदर वो बंदा भी समझ ले जिसकी ग्रिप बिल्कुल जीरो है, उस टॉपिक के अंदर वो बंदा भी उसको इजीली ग्रैस्प कर ले जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई है।
तो जब आपके पास एक कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए एक कंटेंट ज्यादा है, उसको छोटा करना आसान है। लेकिन जब आपके पास एक समराइज वे के अंदर एक शॉर्ट कंटेंट मौजूद है, तो उसको बड़ा करना या उसको समझने के लिए उसके साथ दूसरी चीजें लेकर आना वो मुश्किल चीज है। तो ज्यादा बेटर ये है कि मैं, मेरे पास एक लार्जर कंटेंट है, उसी के अंदर मैं अपनी समरी डेवलप कर लूँ, उसी के अंदर मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँ जो सर्व करें एज अ समरी। तो दैट इज ऑलवेज अ गुड अप्रोच, क्योंकि जब भी आप स्ट्रगल करेंगे, फंसेंगे उन चीज़ों को रिकॉल करने में, आपके सामने ही इर्द गिर्द दूसरा मटेरियल मौजूद होगा जिसको आप रिवाइज करके क्विकली उस टॉपिक को कवर कर सकेंगे। इसलिए मैं उस अप्रोच को रिकमेंड कर रहा होता हूँ। और आपके पास वो चीज़ सेकंड हो रही होगी आपके क्वेश्चन से, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होंगे एसीसी क्वेश्चन, तो देखें वो भी आपका स्टडी मटेरियल है। अगर हम 15 से 20 एसीसी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो अगर आप देखेंगे उन सवालों को, 2 से 3 पेज की केस स्टडीज तक भी वो चले जाते हैं, उसका आंसर 4 से 5 पेज पे भी चला जाता है। उन सबको आप कंबाइन कर लें तो मिनी बुकलेट तो वही बन जाती है। वो भी तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल है जो उस टॉपिक को फर्दर इन्हांस कर रहा है, उसकी फर्दर यूटिलिटी बता रहा है। आपको तो ये भी करना चाहिए कि उसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट जो स्ट्रेट टेक्स्ट में नहीं मिल रहे, आप वहां से वो हाईलाइट कर लें। तो देखिए मटेरियल तो अच्छा खासा आपके पास आ रहा होता है। तो कभी भी उस अप्रोच पे ना जाएं कि बनी बनाई कोई एक समरी वाली चीज बन मिल जाए हमें, जिसको हम रिवाइज कर लें और जिसको हम बार बार पढ़ के रट्टा मार लें और पेपर में आंसर प्रोड्यूस कर दें। वो चीज आपको लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा उसके हवाले से। और जिस तरह का पेपर आ रहा है और आप एग्जाम में कमेंट में देख रहे हैं कि वो एप्लीकेशन पे बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है, तो वो कभी भी समरी अप्रोच नहीं हो सकता। उसके लिए आपको ग्रेटर कंटेंट चाहिए। उसके लिए आईकैप का स्टेटस आपके लिए बहुत एक अच्छी सोर्स है। थैंक यू सर। आई थिंक कोई और सवाल है किसी का तो बिल्कुल पूछें इस पे। अच्छा, ये हमने कंटेंट पे बात कर लिया, हाफिज ताहा का सवाल था, और कोई आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नंबर भी नोट कर लें, देखें अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आपकी या कोई बंदा रिकॉर्डेड देख रहा है लेक्चर, तो ये नंबर मेरा नोट कर लें। मेरा पर्सनल नंबर है 0321211296। सर अरीब से कोई डिस्कस करना चाहेगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सर अरीब का नंबर भी भेज दूंगा। तो कोई भी क्वेरी होती है आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह इस पर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि आप, अच्छा मुझे क्या फ़ायदा है CFF 3 पढ़ा के, मैं आपको ये भी बताता हूँ मुझे क्या मतलब लग्जरी है CFF 3 पढ़ा के, क्योंकि मैं MSA 2 भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप CFF 3 अच्छा पढ़ लेते हो तो मेरा इनडायरेक्टली MSA 2 में काम आसान हो जाएगा। या MSA 2 आप नहीं भी पढ़ते हो मुझसे, तो कम अज़ कम यार ये हो जाएगा कि आपको कम अज़ कम, आप मुझे कम अज़ कम MSA 2 पढ़ते हुए दुआएं दोगे कि यार ठीक है यार, सर ने CFF 3 में जो है ना हमारी अप्रोच इतनी बना दी है, बेस इतनी बना दी है कि आप MSA 2 खुद से टैकल कर लो। तो सीरियसली स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि CFF और BFD में पढ़ा रहा हूँ, MSA 2 में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार क्यों ना CFF 3 पढ़ाया जाए। तो FTM मैंने बहुत बाद में पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, पहले मैं CFF 4 तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, और MSA 2 भी मैंने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड थैंक्स टू सर अली, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बात है इतना टाइम नहीं था कि मैं अकेले इस सब्जेक्ट को लेके चलूँ। इस सब्जेक्ट को सर इंसाफ करना ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अकेले पॉसिबल था ही नहीं। इसके लिए क्रेडिट जो है सर क्या कहते हैं अरीब को जाता है कि मैंने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा नहीं बिल्कुल, और खुद इनका माशाल्लाह चूंकि इंटरेस्ट भी रहा है और ये CFF 3 के लोगों को पास में मतलब हमारे पढ़ाने से पहले भी हेल्प करते रहे। तो मैंने कहा कि वाई नॉट कि हम इसको फिर ऑफिशियल चैनल पे लेके आए और जो है ना स्टूडेंट की हेल्प करें। लास्ट टाइम हमारे पास अलहमदुलिल्लाह हमने स्कॉलरशिप वाला एक सेगमेंट किया था, वो हालांकि बहुत कम दिन के लिए था, उसमें भी बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, रजिस्टर्ड स्टूडेंट भी हमारे काफी ज्यादा थे। हमारी दुआ यही है कि बस हमारी जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो आपके काम आ जाए। ठीक है जी, SPM के साथ BFD पढ़ना लाजमी है। देखें SPM के साथ BFD पढ़ना लाजमी नहीं है ध्यान। SPM इज सेपरेट पेपर, BFD सेपरेट पेपर। BFD की कोई भी चीज, क्योंकि मैं आपको बड़े 100% से कह सकता हूँ कि BFD की कोई भी चीज आपको SPM में हेल्प नहीं करेगी, ठीक है ना। ये SPM की कोई भी चीज आपको BFD में हेल्प नहीं करेगी, दोनों में। ठीक है जी, तो इसको अगेन हम जरा इसको वाइंड अप करते हैं। और कोई किसी का सवाल है, सॉरी बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, मुझसे पूछ लें, मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। एनीथिंग ऑल, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल पेपर आपका पास हो जाए आप लोगों का यार, और हमें क्या जैसे कहते हैं इससे बढ़ के चीज़ मिलेगी जी। और कोई सवाल है किसी का या कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। SPM के साथ BFD पढ़ना लाजमी नहीं है, मैंने बताया ना। SPM अलग है, BFD अलग है ध्यान। हाँ, BFD और SPM पे बात हुई थी, BFD और SPM का दोनों में कोई लिंक नहीं है। SPM एक अलग चीज़ है, BFD अलग चीज़ है। SPM की कोई चीज़ BFD में हेल्प नहीं करेगी, BFD की कोई चीज़ SPM में हेल्प नहीं करेगी। हाँ ये जरूर है, मैं जब BFD पढ़ाता हूँ तो हल्की फुल्की बात वहाँ पे थ्योरेटिकल एरिया पढ़ाने के लिए मैं SPM की कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं SPM पढ़ा रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा वहाँ BFD में भी एक नॉन फाइनेंशियल साइड को एक्सप्लेन करने में फायदा हो जाता है। बट वैसे कहना कि SPM और BFD का ऐसा कोई लिंक है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। MSA 2 लेवल पे दोनों की अलाइनमेंट होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। क्लियर है, क्या नाम है रेहान आपका हो गया जवाब।
ओवरऑल कोर्स 90 आवर्स में हो जाएगा इंशाल्लाह। 90 प्लस आवर्स का कोर्स, 90 आवर्स ऑलमोस्ट आप समझ लें। आई थिंक 90 आवर्स लोगों को बहुत लग रहे होते हैं, इसीलिए सर ने ये बात बोली कि कम से कम 90 तो लगाएं आप। अगर आप कहेंगे कि 20-25 घंटे में कर दें, 10-15 घंटे में कर दें, 1 घंटे में कर दें, ऐसा नहीं हो सकेगा, वो ऑब्वियसली इंसाफ नहीं हो सकेगा, वो फिर आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। हम कम टाइम लगेंगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। इस बात को आप समझें कि जितना आप टाइम हमारे साथ लगाएंगे उतना आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्टिंग भी करा रहे हैं। वरना फिर वो काम आपको करने पड़ेंगे, वो काम करने तो है, किसी ना किसी ने तो करने हैं। ठीक है। क्लास इंशाल्लाह हमारी इस तरह से है कि नेक्स्ट वीक में क्लास होगी। अभी फिलहाल हफ्ते में एक क्लास हुआ करेगी लाइव, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर हरीफ जो है वो अपलोड कर देंगे। और रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह हमारी ऐसा हुआ करेगी, हफ्ते में 2 से 3 लाइव, 2 क्लासेस लाइव हुआ करेंगी, 3 भी कर सकते हैं अगर लोगों का इंटरेस्ट रहा, और बाकी रिकॉर्डेड रहेगा। मगर हमारी आपसे कोशिश होगी कि यार जो भी लाइव क्लास होती है हमारी सैटरडे संडे वीकेंड पे होती है, पहली बात, वीकडे में नहीं होती। दूसरी बात ये कि यार वो आपका आपसे चलती लाइव क्लास सीरियसली, आप आएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी बीइंग अ टीचर मजा आएगा कि यार आप लोगों से इंटरेक्ट करके। तो मेरी हमारी पहली दिन ही आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज यार जो लोग लाइव लेना चाहें वो बिल्कुल लें, बाकी वो कोई इशू नहीं है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम हमेशा हाजिर हैं हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को, वो हमारी जैसा कहते हैं मेन चीज यही है कि यार आपके काम आ जाए। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में मैंने शुरू में बताया था राही, कि हम पहले अपनी अप्रोच को फॉलो करेंगे। आखिर के जो 2 महीने होते हैं ना, जिसमें रिवीजन हो रहा होता है, जिसमें प्रैक्टिस हो रही होती है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस की बात की, वो आप सॉफ्टवेयर पे करेंगे। मगर आप अपना रजिस्टर, अपनी समरी रजिस्टर पर प्रॉपर बनाएं। मगर जो लास्ट में प्रैक्टिस होगी, जैसे आपको पास पेपर सॉल्व करना है, वो आप सॉफ्टवेयर पे करेंगे, वो हम आपको क्लास में करवा देंगे। हमारे एजेंडे में इस बार ये भी शामिल है, सर ने और हमने ये भी डिस्कस किया कि हम इस बार आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो लाइव क्लासेस होगी हमारी, उसमें सॉफ्टवेयर का भी अच्छा खासा एलिमेंट होगा। मैंने आपको MS2 इसीलिए दिखा दिया कि हमारे लिए नया नहीं है सॉफ्टवेयर, आप लोगों के लिए नया है, बिल्कुल नया है, मगर हमारे लिए नया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इस पे ऑलरेडी जो है ना क्या कहते हैं काफी अरसे से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना इशू हमारे मतलब आप लोग को नहीं होगा। आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये समझ लें कि जो पोर्टल पे कराया जाएगा, आपने वो मेरे साथ सॉफ्टवेयर पे कर लिया तो इंशाल्लाह एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई नहीं भी ऐड हुआ तो इस नंबर में मुझे मैसेज करते हैं, मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो अपडेट्स आ रही होती हैं, गाइडेंस आ रही होती है, उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सर, डिस्पाइट थैंक यू सर। रश करके निकले, बहुत शॉर्ट नोटिस पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस क्लास पॉसिबल। इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ते में रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नेक्स्ट अपडेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास मोस्ट ऑफली सैटरडे संडे को हो रही होगी। टाइमिंग्स और जो है ना कि डे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज यार पेपर निकालना है हमने, और इसके बाद इंसाफ करना है, ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।